नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि एक ऐसे विषय में जो भारतीय परिवार को गहराई से प्रभावित करता है। जी हाँ, पैतृक संपत्ति का बंटवारा। मैं इसी टॉपिक पर आज बात करने के लिए जा रहा हूँ। कितनी बार ऐसा होता है कि परिवार के कुछ सदस्य मिलकर किसी एक और उसके हिस्से को नहीं देना चाहते हैं, न कि मौखिक बंटवारा करना चाहते हैं। मौखिक बंटवारा करने के बाद भी संपत्ति देने से मना कर देते हैं। तो वैसी परिस्थिति में आपको कौन से कदम उठाने चाहिए और किस किस प्रकार की स्टेप्स को आपको लेना चाहिए भविष्य में, इस वीडियो में आपको इसी प्रकार की जानकारी मिलेगी। अगर आप मेरे पुराने व्यूअर हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर लो। नए व्यूअर हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। साथ ही साथ आप इंस्टा और फेसबुक में भी फॉलो करके रख सकते हो। आगे अब बढ़ते हैं और बात करते हैं कि अगर आप बंटवारा करना चाहते हैं तो वैसी परिस्थिति में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले और सबसे जरूरी जो बात है, आपकी किस संपत्ति के लिए लड़ रहे हैं। क्या वो संपत्ति आपकी पैतृक है? अब पैतृक संपत्ति क्या होती है उस चीज के बारे में सबसे पहले आप जान लो। पैतृक संपत्ति जो होती है वो संपत्तियां होती है जो आपकी 4 पीढ़ियों से अविभाजित रूप से चलती आ रही होती है, यानी दादा परदादा और आप, इन पीढ़ियों में बंटवारा अगर नहीं होता है तो वो पैतृक संपत्ति कही जाती है। देखो, लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आपके पास अपनी कमाई की संपत्ति या खरीदी की संपत्ति है या स्व अर्जित संपत्ति है, या आपके पिता के पास उनकी कमाई की संपत्ति या स्व अर्जित संपत्ति है, तो वैसी परिस्थिति में वो संपत्ति पैतृक नहीं हो सकती है जब तक वो जिंदा है। क्योंकि पिता अगर चाहें तो वो संपत्ति किसी भी बच्चे को दे सकते हैं, दान में भी दे सकते हैं, और या फिर किसी को गिफ्ट कर सकते हैं, या उस संपत्ति को बेच भी सकते हैं, लेकिन आप उस पर दावा नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर पिता किन्हीं बिना वसीयत के मर जाते हैं तो स्वतः वो फिर पैतृक संपत्ति में बढ़ जाती है। अब देखो, किसी भी बंटवारे के प्रोसीडिंग को पूरा करने के लिए आपको कुछ सबूत की जरूरत पड़ती है। वैसे सबूत दस्तावेज के रूप में भी हो सकते हैं और गवाह के रूप में भी हो सकते हैं। सबसे पहले आपको कुछ सबूत इकट्ठा करना बहुत जरूरी है। सबूत के रूप में क्या क्या आप रखोगे? आप राजस्व का रिकॉर्ड रख सकते हो। राजस्व का रिकॉर्ड यानी जो मालगुजारी रसीदें होती है, रजिस्टर 2 में अगर नाम चढ़ा हुआ है तो, या फिर और भी कोई भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का रिसिप्ट हो तो वो राजस्व से संबंधित वो दस्तावेज होते हैं। दूसरा जो दस्तावेज होता है वह मूल अधिग्रहण दस्तावेज, यानी जो वो कागजात, यानी विल है, सेल डीड है, या फिर आपके पास प्रॉबेट केस का कोई ऑर्डर है, या फिर आपके पास कोई पर्चा है, तो वैसी जो प्रकृति के जो दस्तावेज होते हैं वो मूल अधिग्रहण दस्तावेज होते हैं। साथ ही साथ अगर कोई भी व्यक्ति आपको जमीन देने से मना करता है तो वैसी परिस्थिति में आप फोटोग्राफ और वीडियोग्राफ भी लेके रह सकते हो कि वो संपत्ति पर जबरदस्ती दावा कर रहा है। अगर वो किसी प्रकार का कंस्ट्रक्शन कर रहा है तो कंस्ट्रक्शन और मकान निर्माण से संबंधित दस्तावेजों को भी आप जुगाड़ करके रख सकते हो। वो आपके भविष्य में भी काम आने वाली है। अगर कोई संपत्ति देने से आपका करता है इनकार तो आपको कुछ ऑरल सबमिशन वाले गवाह भी चाहिए जो आपके पक्ष में गवाह दे सकते हैं। यानी अगर कोई संपत्ति पर आपका जबरन कब्जा करने की कोशिश कर रहा है या आपको भगाने की कोशिश कर रहा है तो वैसी परिस्थिति में आप कुछ गवाह को भी साथ में रखो ताकि भविष्य में वो गवाह भी आपके काम आए। तो ये सब दस्तावेजों की आपकी जरूरत पड़ेगी, साथ साथ इस गवाह की जरूरत भी आपको पड़ेगी। अब क्या है कानूनी प्रक्रिया? देखो, सबसे पहला कि अगर आपके पास ये सब दस्तावेज हैं तो आपको एक अच्छे अनुभवी वकील जो सिविल नेचर के हैं उनसे जाके आपको मिलना है। उनको सारी बातें बतानी है कि मेरे साथ ये समस्याएं हैं और इस समस्याओं के कारण मुझे बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। अगर आप बाहर में रहते हो, आपको कोई हिस्सा नहीं देना चाह रहा है, आप घर में रहते हो, मौखिक बंटवारा हो गया फिर भी बंटवारा में हिस्सा आपको नहीं देना चाह रहा है, तो वैसी परिस्थिति में आपको एक अच्छे वकील से सलाह लेनी ही चाहिए। अपने मर्जी से आपको वहां किसी प्रकार का कोई काम नहीं करना है। अक्सर लोग थाना की ओर भाग जाते हैं, कभी वो एसपी के और भागते हैं। देखो, थाना वाला जमीन जायदाद का मैटर नहीं रख सकता है, वो ना ही जमीन जायदाद का मैटर सॉल्व कर सकता है। वो सिर्फ यही कर सकता है कि जमीन जायदाद से होने वाले लड़ाई झगड़ों को रोक सकता है ताकि किसी प्रकार का खून खराबा ना हो। अगर आप थाना में जमीन से संबंधित शिकायतों को लेकर आप जाओगे तो वो क्या करेंगे कि उस जमीन जायदाद के लड़ाई झगड़े से संबंधित एक केस बना देंगे 144 का या 107 का प्रोसीडिंग चालू
चालू कर देंगे और एसडीओ साहब के यहाँ भेज देंगे, तो थाना वाले आपकी जमीन का सॉल्यूशन नहीं है। इसलिए आपको हमेशा आपको पार्टीशन सूट की तरफ ही जाना चाहिए। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आप वकील से सलाह लो, वो क्या सलाह देते हैं। वकील जो होते हैं सबका डिफरेंट डिफरेंट केस का नेचर होता है, इसलिए पहले आपको वहां पे सलाह लेनी चाहिए। वकील की जो फीस होती है अब उम्र 10 से 15 हजार होती है। अगर कोई पार्टीशन सूट फाइल करना है तो 10 से 15 हजार तक में जनरल वे में आपका एक पार्टीशन सूट तैयार हो जाता है। और पार्टीशन सूट करने से पहले वकील जो है आपके केस को समझ के लीगल नोटिस भी कर सकते हैं, उसमें पार्टीशन का डिमांड भी कर सकते हैं। ऑन जनरल बहुत बार ऐसा देखा गया है कि नोटिस करने के बाद जो है समस्याएं दूर हो जाती है। अगर समस्याएं दूर नहीं होती है तो आप पार्टीशन सूट की ओर जा सकते हैं। आपको पार्टीशन सूट फाइल करने के लिए आपको सारी चीजों को बताना पड़ेगा, आपके वंशावली को बताना पड़ेगा, किस वंश से आते हो, रिकॉर्डेड टेनेंट कौन है, मूल दस्तावेज में किसके नाम से है, तो वहां से आपका जेनेalogical टेबल बनेगा और आपके अंश में बंटवारा आपको कितना मिलना है ये वकील आपको बता देंगे। और इसके बाद एक प्लेंट ड्राफ्ट होगा। प्लेंट ड्राफ्ट करने के बाद वो प्लेंट न्यायालय में, सिविल न्यायालय में फाइल होगा और साथ ही साथ एक अंतरिम आदेश भी पारित करवाना बहुत जरूरी है, जिसको हम टेम्पोररी इंजंक्शन कहते हैं। वो टेम्पोररी इंजंक्शन से आपको क्या राहत मिल सकती है, स्टे लग सकता है कि अगर वो किसी प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हैं, आपके विपक्षी गण अलाइनेट करना चाहते हैं, थर्ड पार्टी को सील करना चाहते हैं, वैसी परिस्थिति में आपकी संपत्ति पर लग जाता है स्टे। तो कोर्ट के पास इस सब प्रकार की आपको राहतें मिल सकती है। तुरंत राहत पाने के लिए मैंने आपको बताया है कि ऑर्डर 39 रूल 12 का अंतरिम आदेश का आप पिटीशन भी दाखिल कर सकते हो। लेकिन सबसे जरूरी बात यहां है, आपको लिमिटेशन का रखना पड़ेगा ध्यान। देखो, अगर आप डिस्पोजेस कर दिए गए हो, यानी अगर आप जिस संपत्ति पर हो आपको वहां से निकाल दिया गया, उस गांव से निकाल दिया, बाहर में रहते हो, बाहर से आए हो, आपको गांव के अंदर घुसने नहीं दिया जाता, जबकि ये संपत्ति आपके पैतृक है। डिस्पोजेस करने से लेकर 6 महीना के अंतर्गत ही आपको प्लेंट फाइल करना पड़ेगा, सूट फाइल करना पड़ेगा। और अगर आप 12 साल से अधिक से वहां पे आप नहीं रह रहे हो उस संपत्ति पे, तो आपके खिलाफ वो जो है केस जो है कमजोर हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको संपत्ति नहीं मिलेगी, लेकिन केस में कमजोरी आ सकती है। इसलिए आपको 3 साल के अंतर्गत, जब से आपने संपत्ति का बंटवारा का डिमांड किया, उस समय से लेकर 3 साल के अंतर्गत ही आपको सूट फाइल कर देना है न्यायालय में। लेकिन अगर आप डिस्पोजेस कर दिए गए, आपको भगा दिया गया है, तो आपको 6 महीना के अंतर्गत ही केस फाइल करना है। इस प्रकार की जानकारी अगर आपको भविष्य में चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। यूट्यूब पे, फेसबुक पे और इंस्टाग्राम में भी इसी नाम से जो है उसको जाके फॉलो कर लो। नित्य प्रतिदिन ऐसे वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहो। दोस्तों के साथ शेयर करो, वीडियो को लाइक करो। सवाल है तो कमेंट में जाके करो। मैं आपके सवालों का हर संभव प्रयास करूंगा जवाब देने के लिए। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।